प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, देखा जाए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को कैसे नियुक्त किया जाता है। तो अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है ये बताना है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ प्रधानमंत्री के द्वारा, बी ऑप्शन है संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, सी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भारत के महान्यायवादी को अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो है अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट, नियुक्ति जो है किया जाता है। अब देखिए बी ऑप्शन क्यों गलत हो गया, क्योंकि दिया हुआ संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा कोई सुझाव नहीं दिया जाता है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करे। तो अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 कहता है कि उसमें प्रोविजंस दिया गया है कि भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर किसी के सुझाव की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत है। और सही ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर देखेंगे जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 में क्या प्रोविजंस दिया गया है कि भारत का क्या है, एक महान्यायवादी होगा। भारत का क्या होगा, एक महान्यायवादी होगा, ठीक है। भारत का एक महान्यायवादी, एक अटॉर्नी जनरल होगा और इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, एक महान्यायवादी होंगे। और इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और यह जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी होती है, भारत सरकार के क्या है, सर्वोच्च जो है विधि अधिकारी हैं। जब भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। अब बताइए इनका कार्यकाल कितना होता है। तो इनका जो कार्यकाल है वह निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत क्या है, पद धारण करते हैं। तो राष्ट्रपति की जो प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक वे अपने पद पर क्या है, बने रहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है उसका वेतन कितना होगा, तो वह भी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, वेतन निर्धारित किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा वेतन निर्धारित किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो वेतन निर्धारित किया जाता है, ठीक है। किस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता वाले व्यक्ति को क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता वाले व्यक्ति को क्या है, महान्यायवादी अपॉइंट किया जा सकता है। तो अर्हता क्या होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान अर्हता होनी चाहिए, कि समान अर्हता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होती है, तो भारत का नागरिक हो तथा किसी उच्च न्यायालय या ऐसे ही 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय या ऐसे ही 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो इनमें से जो भी कंडीशन फॉलो होगा वह अगर किसी व्यक्ति में है तो वह क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता रख रहा है, और उसको क्या है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के द्वारा जो है अपॉइंट किया जा सकता है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जो नेतृत्व किया जाता है, उसके द्वारा जो है प्रधानमंत्री पद और मंत्रिपरिषद का क्या गठन किया जाता है, सरकार का गठन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 क्लास 1 वो कहता है कि, यहाँ पर देखिए अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसी के द्वारा क्या मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, सरकार का गठन किया जाता है, मंत्रिपरिषद का गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब इसका प्रधानमंत्री का जो अपॉइंटमेंट है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 की क्लास 1 में है,
और किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जो अन्य मंत्रीगण होते हैं वह प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या है? किया जाता है। ठीक है, ये चीजें। लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, वे लोकसभा जो सदन है उसके क्या होते हैं? पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो सही आंसर हो गया, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो यह डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा हो जाएगा। और जो भी हमने बातें हैं वो भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद का सृजन किया गया था? ये पॉइंट आप नोट करिएगा दोस्तों। तो ये जो कैग का पद है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो पद का सृजन वह किसके द्वारा किया गया? एक क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया है, बी ऑप्शन संविधान द्वारा, सी ऑप्शन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, मतलब निर्माण किया गया है? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, संविधान के द्वारा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के संविधान द्वारा जो है कैग के पद का क्या है? सृजन किया गया है। इसका मतलब ये हो गया जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है वह एक संवैधानिक पद है, एक संवैधानिक संस्था है। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। जो कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जिसे संविधान में अनुच्छेद के माध्यम से जो है स्पष्ट प्रोविजन के माध्यम से स्थापना किया गया है। ये चीजें मालूम होना चाहिए। तो जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन संविधान के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 148 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 148 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया कि भारत के लिए एक क्या होंगे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे, जिसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। कैग के जो व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा उसका कार्यकाल कितना होगा? तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रोविजन कहाँ किया गया? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 148 वहां पर किया गया है। तो भारत का क्या एक नियंत्रक एवं महालेखा, भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा क्या है? परीक्षक होगा, जिसका अपॉइंटमेंट, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। ठीक है, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, जो भी पहले हो। ठीक है, अब उसके बाद कैग का वेतन कितना होता है? तो कैग का वेतन जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। कैग का अगर हम वेतन की बात करें, कैग का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। कैग का कार्य क्या है दोस्तों? तो जो कैग है, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वह संघ के जो भारत की संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, जो लोक लेखा निधि है, जो भारत सरकार की जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है, उनका जो है ऑडिट करने का कार्य किया जाता है। और जो संघ के विभिन्न मंत्रालय हैं, विभाग, उनके द्वारा क्या है? जो व्यय है, जो बैलेंस शीट है, उनका क्या है? लेखांकन संकलन किया जाता है। और संघ के लेखाओं का ऑडिट, जो अंकेक्षक जो है, ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। फिर जो राज्य सरकार की जो संचित निधि है, जो आकस्मिक निधि है, जो लोक लेखा निधि है, साथ ही जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, यूनिट है, उनके बैलेंस शीट का क्या है? ऑडिट किया जाता है। और राज्य सरकार के जो है लेखांकन का क्या है? संकलन भी कैग के द्वारा ही किया जाता है। तो इन सब चीजों का जो है कहने का तात्पर्य, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो भारत सरकार के, राज्य सरकार के, भारत में जो पूरी वित्तीय व्यवस्था है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको किए है पूरी तरीके से ऑडिट करने का कार्य किया जाता है कि जो धन का विनियोग किया गया है
वह सही ढंग से किया गया है कि नहीं, जिस लिए धन का विनियोग किया गया उसी सेवा में उस धन को लगाया गया है कि नहीं। तो पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। तो पूरी तरीके से जो भारत के फाइनेंशियल सिस्टम है उसको जो है ऑडिट करने का कार्य भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। फिर साथ ही हम देखते हैं अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 150 और अनुच्छेद 151 में जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अन्य प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 150 में लेखा का प्रारूप का क्या फॉर्मेट होगा, क्या प्रारूप होगा, लेखांकन का क्या प्रारूप होगा, वह राष्ट्रपति के द्वारा जो है कैग के सलाह पर क्या है निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 151 में कैग जो है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वह अपना रिपोर्ट, जो वार्षिक रिपोर्ट होता है, वह राष्ट्रपति को सबमिट करते हैं और जो संबंधित राज्य सरकारों से संबंधित जो ऑडिट रिपोर्ट होता है वह राज्यपाल को सौंपा जाता है, राज्यपाल को सबमिट किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा जो रिपोर्ट कैग के द्वारा दिया जाता है उनको वह क्रमशः राष्ट्रपति के द्वारा संसद के पटल पर, लोकसभा और राज्यसभा में रखवाया जाता है। राज्यपाल के द्वारा जो कैग का रिपोर्ट है वह राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाया जाता है, विधानसभा और विधान परिषद के क्या है पटल पर रखवाया जाता है। तो इस प्रकार भारत में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और संविधान के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है दायित्व जो है सौंपे गए हैं। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। कैग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। 149 में कैग के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। कर्तव्य क्या है उनके, शक्तियां क्या हैं, उनको क्या पावर्स दी गई है, क्या उनकी ड्यूटीज हैं। साथ ही अनुच्छेद 150 में लेखा का प्रारूप कैसा होगा इसका उल्लेख किया गया है। लेखांकन का प्रारूप क्या होगा, लेखांकन का क्या प्रारूप होगा। और साथ ही 151 में रिपोर्ट की बात की गई है, जो ऑडिट रिपोर्ट होगा। ऑडिट रिपोर्ट कैग के द्वारा राष्ट्रपति को सौंपा जाता है और राज्यपाल को सौंपा जाता है और वे संबंधित राष्ट्रपति के द्वारा संसद के पटल पर रखवाया जाता है और राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाया जाता है। इस रिपोर्ट पर संसद में और राज्य विधानमंडल में क्या है चर्चा होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा, और ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर हो गया निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था, तो यह जो है संविधान द्वारा किया गया था। और साथ ही एक चीज और जानिए आप, कैग जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस तरीके से हटाया जा सकता है पद से, तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के तहत जो है कैग को उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया है दोस्तों, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में क्या है उनको उनसे हटाने से संबंधित प्रस्ताव लाया जाता है और उस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों के द्वारा अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करना होता है। विशेष बहुमत का स्वरूप कैसा होता है, तो विशेष बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा वह प्रस्ताव पारित हो जाएगा एक सदन में, फिर दूसरे सदन में भेजा जाएगा, फिर वहां पर भी वह पारित हो जाएगा, तब वह क्या है कैग अपने पद से क्या है हट जाते हैं। तो ये है कि कैग को उनके पद से हटाने की क्या प्रक्रिया क्या है जटिल है, क्योंकि वो विशेष बहुमत से क्या है पारित होना चाहिए प्रस्ताव। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो पद का सृजन वह संविधान के द्वारा किया गया है, हमारे भारतीय संविधान के द्वारा किया गया है और कैग का जो पद है वो भारत में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। लोक निधि का अभिभावक गार्जियन कौन है, जो पब्लिक फंड है, जो भारत का पब्लिक फंड है लोक लेखा निधि का है, जो पब्लिक अकाउंट है उसका अभिभावक किसे कहा जाता है। अभिभावक मतलब वो गार्जियन है, उसको संरक्षक के उसके निधि का क्या है संरक्षक करना निधि में, तो ये सब चीज आपको मालूम होनी चाहिए। जो लोक अकाउंट है लोक जो पब्लिक अकाउंट है लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ ए ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा, बी ऑप्शन महान्यायवादी के द्वारा, सी ऑप्शन दिया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा और डी ऑप्शन दिया भारत के वित्त मंत्री के द्वारा। बताइए दोस्तों आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए।
तो सही आंसर हो जाएगा सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने इसका जिक्र किया है कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है वो तो भारत की संपूर्ण जो वित्तीय व्यवस्था है, जो भारत की संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, उसके बाद लोक लेखा निधि है, तो और जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, सरकार के द्वारा जो वित्त पोषित कंपनियां हैं, उसके द्वारा जो भी उनका बैलेंस शीट है, क्या आय हुआ, क्या व्यय हुआ, भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा विनियोग विधेयक के माध्यम से धन जिस क्षेत्र में खर्च करना था, क्या वाकई उस क्षेत्र में खर्च किया गया है कि नहीं, तो संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रकार से आंख और कान की भूमिका निभाता है। तो उस तरीके का है, पूरी तरीके से जो व्यय होता है उसका क्या है, ऑडिट किया जाता है, और राज्य सरकारों के क्या है, इनका लेखांकन का कार्य और ऑडिट का कार्य दोनों किया जाता है। संघ के जो लेखांकन का कार्य संबंधित विभाग के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो कैग क्या है, संघ के से संबंधित जो बैंक से संबंधित जो रिपोर्ट है उनका क्या है, ऑडिट करने का कार्य करता है, अंकेक्षण करने का कार्य करता है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ऑडिट करने का कार्य जो है करता है, ऑडिट अंकेक्षण करने का कार्य जो है किया जाता है, अंकेक्षण। ठीक है, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। जो संघ है, जो राज्य है, उनसे जो संबंधित जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनका बैलेंस शीट कितना हुआ, आय कितना हुआ, व्यय कितना हुआ, कितना घाटा चल रहा है, इन सबसे संबंधित जो रिपोर्ट क्या है कैग के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो वहीं से क्वेश्चन है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं? अभिभावक क्या सभी पक्षों पर, क्या अभिभावक के द्वारा सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है, उस वहां से बात किया जाता है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी हो गया। कैग कंट्रोलर है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसका डिटेल आपको पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया हमने। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किस तरीके से हटाया जा सकता है उसके पद से, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान जो हटाने की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उनके पद से क्या हटाया जा सकता है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो एक संवैधानिक पद है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 149, 150 और 151 में क्या है किया गया है। तो ये चीज आप देख लेंगे, यहाँ पर देखिए इसका डिटेल आपको पूरा यहाँ पर बताए दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब तो यहाँ पर लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया हुआ। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? मतलब ऐसा प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको बताना है जो कभी भी अपने कार्यकाल में, जब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर थे तब तक वे लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, लोकसभा में कभी गए ही नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए? ए ऑप्शन है वीपी सिंह, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर, सी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह और डी ऑप्शन है मोरारजी देसाई। तो बताइए कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा सी, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे भारत के जो अपने कार्यकाल के दौरान, जब वे प्रधानमंत्री के पद पर थे तब वे लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। तो ये चीजें मालूम होनी चाहिए। अब देखिए मोरारजी देसाई के बारे में आपको क्या फैक्ट मालूम होना चाहिए? तो मोरारजी देसाई जो है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई हैं। और जब छठा लोकसभा चुनाव होता है, जो छठा लोकसभा चुनाव होता है, छठा लोकसभा का जो आम चुनाव होता है, छठा लोकसभा जब लोकसभा का आम चुनाव जब होता है, अब छठा लोकसभा का आम चुनाव कब होता है मालूम है दोस्तों? किन परिस्थितियों में होता है? देखिए 25 जून 1975 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, इमरजेंसी का डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं लगभग 20-21 महीने, मतलब क्या लगभग 2 साल के आसपास क्या राष्ट्रपति शासन रहता है 21 महीने से लेकर 22 महीने तक। फिर देखते हैं छठा लोकसभा चुनाव 1977 में जो है जनवरी फरवरी 1977 में जाकर होता है। ठीक है, जनवरी फरवरी के महीने में।
ठीक है। जनवरी फरवरी के महीने में क्या है, इलेक्शन के बाद मतलब घोषित किया जाता है, मार्च तक इलेक्शन हो जाता है। और जब छठा लोकसभा का प्रथम बैठक कब होता है, तो ये देखेंगे दोस्तों जो 25 मार्च है, 25 मार्च क्या है 1977 को होता है। ठीक है, तो छठा लोकसभा का जो प्रथम बैठक है दोस्तों वह कब होता है, 25 मार्च 1977 को होता है। और 24 मार्च 1977 को क्या है, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में क्या है शपथ लेते हैं। इससे पहले अगर बात किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। और देखेंगे अगर उसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के एकमात्र है और अभी तक एकमात्र ही रहे, एकमात्र और पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, वह गुलजारी लाल नंदा है। तो भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री की बात करें, यहाँ लिख लीजिए पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थी, ये भी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए है। और अभी तक और कोई बना ही नहीं है। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कब बनते, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मृत्यु हो जाता है तब वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका में आते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद क्या है तब वे गुलजारी लाल नंदा पुनः क्या है कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते हैं। तो भारत के एक ऐसे मतलब व्यक्ति हैं जिनके द्वारा जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका निभाया गया है। और अभी तक आज तक अगर हम 2024 तक बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका में नहीं आया है, सिर्फ एक ही व्यक्ति रहा है, वह कौन है, गुलजारी लाल नंदा जी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो गुलजारी लाल नंदा है, गुलजारी लाल नंदा है, गुलजारी लाल नंदा है। ठीक है दोस्तों, तो भारत के जो पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री, पहले और अंतिम है, अभी तो कोई नहीं बना है। तो पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, गुलजारी लाल नंदा जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा के द्वारा प्रधानमंत्री के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका निभाया गया। फिर जब देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है तो पुनः क्या है कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका गुलजारी लाल नंदा जी के द्वारा क्या है निभाया जाता है पद है। तो अब देखेंगे जब इमरजेंसी 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हो जाता है पूरे देश में। फिर उसके बाद देखते हैं लगभग 22-23 महीनों के बाद क्या है आम चुनाव की घोषणा की जाती है और वह छठा लोकसभा चुनाव होता है। छठा लोकसभा का आम चुनाव होता है और उसमें कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस पार्टी होती है वो पूरी तरीके से क्या हार जाती है। और यहाँ पर देखते हैं गैर कांग्रेसी सरकार, मतलब जो है प्रथम जो है जनता दल, जो गैर कांग्रेसी सरकार होता है उसके द्वारा क्या गठन किया जाता है। और जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में क्या छठा लोकसभा का जो प्रथम बैठक जो है 25 मार्च 1977 को किया जाता है। और जो मोरारजी देसाई होते हैं वो क्या है प्रधानमंत्री मतलब रहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रहना है। और जो चौधरी चरण सिंह हैं, तो अब देखिए तब जब मोरारजी देसाई अपना इस्तीफा देते हैं कुछ कारणों के वजह से, फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह क्या है प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद लोकसभा की बैठक बुलाई जाती है कि इस दिन को बैठक होगी, सेशन चलेगा। लेकिन उससे पहले ही क्या है जो इन चौधरी चरण सिंह जी को जो समर्थन दिया गया था पार्टियों के द्वारा क्या समर्थन खींच लिया जाता है और सरकार क्या है गिर जाती है। इस वजह से क्या है ये कभी भी लोकसभा में क्या है संसद में क्या है कभी भी उपस्थित नहीं हुए। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में मतलब जब प्रधानमंत्री के पद पर थे उस समय की बात किया जा रहा है, संसद में मतलब लोकसभा में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। तो ये चीजें हैं। तो चौधरी चरण सिंह हैं, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और जो मोरारजी देसाई थे भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो ये चीजें लिख लीजिए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी जो है प्रधानमंत्री, मतलब गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी तीनों क्या थे कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे। और प्रथम गैर कांग्रेसी जो है प्रधानमंत्री छठा लोकसभा का जो आम चुनाव होता है वहां पर जो है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में क्या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या सरकार का गठन किया जाता है, भारत सरकार का गठन होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं प्रथम गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री कौन बनते हैं वह मोरारजी देसाई जी बनते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। तो सही आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन चौधरी चरण सिंह।
ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में हो सकती है। तो भारतीय संसद की जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इस पे आप गौर करिएगा, जो ज्वाइंट सिटिंग किस संबंध में हो सकती है। ए ऑप्शन दिया हुआ है संविधान संशोधन विधेयक, बी ऑप्शन दिया है धन विधेयक, सी ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, डी ऑप्शन है साधारण विधेयक। तो किनसे संबंधित मतलब मैटर पे क्या है संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। आप बताइए दोस्तों, ज्वाइंट सिटिंग जो है पार्लियामेंट का ज्वाइंट जो सिटिंग है किन मैटर पे बुलाया जा सकता है, बताइए ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाया जा सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में हो सकती है। ए ऑप्शन संविधान संशोधन विधेयक है, बी धन विधेयक है, फिर उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, और बी साधारण विधेयक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ज्वाइंट जो सीटिंग है वो किस मैटर पे बुलाया जा सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा डी साधारण विधेयक। जो ऑर्डिनरी बिल है, कौन सा बिल, जो ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल, जो ऑर्डिनरी बिल होता है उस पर क्या है संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। अब संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाया जाता है दोस्तों। देखिए संसद का काम क्या है, पार्लियामेंट का काम है कानून का निर्माण करना। तब अब कानून का निर्माण होगा कैसे, जब संसद के दोनों सदनों में कोई विधेयक कोई बिल लाया जाएगा, पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे देंगे तो वह कानून का रूप ले लेगा। लेकिन अब संसद के सदनों के द्वारा विधेयक को पारित नहीं किया जा रहा है, गतिरोध उत्पन्न हो गया है। एक सदन द्वारा विधेयक पारित करके दूसरे सदन को भेजा गया, दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया, या विधेयक को 6 माह से अधिक समय तक रोक लिया गया, या विधेयक में जो संशोधन किए जा रहे हैं उस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कोई आम सहमति, कोई एक मुद्दा नहीं बन पा रहा, कोई सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये चीजें, तो उसके लिए अब राष्ट्रपति संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि वह संसद का संयुक्त बैठक बुलाए। अब संसद का जब संयुक्त बैठक बुलाएंगे तो वो जो गतिरोध हुआ, जिस विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो गया है उसको, उस पर विचार विमर्श करने के लिए है, उसको जो है पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। और जब संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के जो सदस्य वगैरह होते हैं उस संयुक्त बैठक की तिथि पर, जिस दिन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, आते हैं, उस पर चर्चा विचार विमर्श चलता है। फिर उसके बाद क्या है, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है। फिर राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे देते हैं और कानून का रूप धारण कर लेता है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक किस विषय में हो सकती है, तो साधारण विधेयक हो सकती है, क्योंकि साधारण विधेयक के संदर्भ में इस संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है संविधान संशोधन विधेयक। तो भारतीय संविधान संशोधन विधेयक जो है वह, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। वहां स्पष्ट लिखा गया है संविधान संशोधन विधेयक के बारे में कोई गतिरोध अगर उत्पन्न होता है सदनों में तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। अब ऐसे आपका जो धन विधेयक है, जो मनी बिल होता है, मनी बिल पर भी आपका क्या है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पर सी ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 66 है, अनुच्छेद 66 क्या कहता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाला जो निर्वाचन मंडल होगा उसके द्वारा क्या है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। तो आप देखेंगे जो धन विधेयक है, धन विधेयक का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, तो अनुच्छेद आपको 110 में मिलता है। ठीक है, ये चीजें हैं। संविधान संशोधन विधेयक की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 368 में मिलता है। अनुच्छेद क्या है, 368 में मिलता है। ये चीज भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रक्रिया के बारे में कहाँ उल्लेख किया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 66 में किया गया है। अनुच्छेद क्या है, 66 में किया गया है। ये चीजें, और जो साधारण विधेयक होता है उसका अगर हम बात करें तो बिल को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, जो अनुच्छेद 160 है आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब बिल को, कोई बिल संसद के जो सदन है, संसद के किसी भी सदन में बिल आया, आप साधारण विधेयक को संसद के जो लोकसभा है,
लोकसभा हो गया और क्या हो गया दोस्तों, राज्यसभा हो गया। तो साधारण विधेयक क्या होता है? साधारण विधेयक होता है जो ऑर्डिनरी बिल होता है वह संसद की किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर साधारण विधेयक के संदर्भ में कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया तो राष्ट्रपति के द्वारा, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 है, 108 में किसका उल्लेख किया गया? संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक का प्रोविजन किया गया। संयुक्त बैठक जो ज्वाइंट सिटिंग है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाएगा। ज्वाइंट सिटिंग जो अनुच्छेद 108 में क्या प्रोविजन किया गया है, साधारण विधेयक के संदर्भ में क्या है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। यदि लोकसभा के द्वारा मान ली पारित किया गया विधेयक राज्यसभा के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, या राज्यसभा 6 माह से अधिक समय तक उसको रोके रखे, या ऐसा विधेयक में कोई संशोधन हो गया है जिससे न तो लोकसभा सहमत है न तो राज्यसभा सहमत है, अब इसका मतलब जो विधेयक था उस पर गतिरोध उत्पन्न हो गया। अब उस गतिरोध को दूर करने के लिए विधेयक जो था, उस विधेयक पर क्या हो गया, गतिरोध आ गया, मतलब वो पारित ही नहीं हो पा रहा। अब जब गतिरोध उत्पन्न हो गया, उस गतिरोध को, जो गतिरोध उत्पन्न हुआ दोस्तों, उसको समाप्त करने के लिए, गतिरोध को समाप्त करके विधेयक को पारित करने के लिए क्या किया जाता है, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति जी के द्वारा आहूत किया जाता है कि इस तिथि को संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। उस दिन संसद के दोनों सदनों के सदस्य क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं और उस विधेयक पर विचार विमर्श किया जाता है, और विचार विमर्श करने के बाद जो है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की बहुमत से उसको पारित कर दिया जाता है, और जो विधेयक होता है वह माना जाता है कि दोनों सदनों के द्वारा क्या है, पारित कर दिया। विधेयक क्या होगा, पारित कर दिया जाएगा। विधेयक क्या होता है दोस्तों, पारित कर दिया जाता है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो साधारण विधेयक जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसी संदर्भ में क्या संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। ये आप देखेंगे अनुच्छेद 107 के तहत प्रोविजंस है। और उसके बाद संयुक्त बैठक का स्पेशली प्रोविजंस आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ज्वाइंट सेशन का उल्लेख कहाँ पर किया गया है दोस्तों, है। तो जो ज्वाइंट सेशन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रोविजन किया गया है। और साधारण विधेयक क्या होता है, अगर उसकी बात हम करेंगे तो ऑर्डिनरी बिल किसे कहते हैं, उसका उल्लेख अनुच्छेद 107 में किया गया है। साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए भी लौटाया जा सकता है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक पे अनुमति कैसे देते हैं, ये चीज अगर देख लिया जाए, कोई विधेयक अगर है तो किसी विधेयक पर अनुमति कैसे देंगे, तो विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 111 के तहत, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक पर क्या एक्शन लेंगे, तो क्या एक्शन लेंगे राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक पर क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, वह स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं। उस विधेयक को जब अस्वीकृत कर देंगे तो विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। या उसको क्या करेंगे, पुनर्विचार के लिए भेज देंगे कि एक बार फिर से आप इसको विचार करके तब लाइए मेरे पास, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। या उस विधेयक को अपने पास क्या है, रोक लें, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक पर क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है, जब संसद के सदनों के द्वारा विधेयक पारित करके संसद के द्वारा विधेयक पारित कर, संसद के द्वारा जो लोकसभा राज्यसभा है, जो लोकसभा और राज्यसभा है, संसद के द्वारा विधेयक पारित कर राष्ट्रपति के पास आता है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक पर स्वीकृति अगर दे देंगे तो विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। अस्वीकृत कर देंगे तो विधेयक क्या करेगा, विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाता है। पुनर्विचार के लिए अगर भेजेंगे तो सदन एक बार फिर से उसको पुनर्विचार करके पुनः उसको पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, फिर राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए क्या है, बाध्य है। पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकते हैं, लेकिन फिर दोबारा जब आएगा पारित होके तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए क्या है, बाध्य है। ये मालूम होना चाहिए। और किसी विधेयक पर अपनी मतलब कुछ भी कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, विधेयक को अपने पास क्या है, रोक लिए हैं। तो कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के पास
ये 4 ऑप्शन होते हैं, 4 होता है ऑप्शन। एक स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, या विधेयक को अपने पास रोक लिए। लेकिन अगर पुनर्विचार के लिए भेज दिए हैं और दोबारा पारित होकर आता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, बाध्य हैं, ठीक है। पुनर्विचार के बाद जब आएगा विधेयक उस पर, उसके बाद क्या है, ये बाध्य हैं, ठीक है। अस्वीकृत कर देंगे तो विधेयक समाप्त हो जाता है, और स्वीकृति देंगे तो कानून का रूप ले लेता है, ठीक है। कानून का रूप धारण कर लिया है, कानून का रूप क्या है दोस्तों, धारण कर लेता है, ठीक है। और जब वो विधेयक पर रोक लेते हैं तो रोक लिए, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, ये चीजें होता है, तो आपको ये मालूम होनी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में हो सकती है, ज्वाइंट सिटिंग। तो वह साधारण जो विधेयक होता है उस पर क्या है, बुलाया जा सकता है, ठीक है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन। तो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, आप ये बताइए। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत क्या है, संसद में अगर कोई बिल है, गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो क्या है, अनुच्छेद 108 के तहत क्या है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक का प्रोविजन कहाँ किया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। अब उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। जब संयुक्त बैठक, देखिए संयुक्त बैठक बुलाया कौन जाता है, संयुक्त बैठक आहूत कौन करेगा, ये चीज आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब पीछे वाले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग हो रहा है तो संयुक्त बैठक को आहूत कौन करेगा। आहूत मतलब बुलाता कौन है, आहूत मतलब बुलाना है। तो बुलाया राष्ट्रपति जी के द्वारा जाता है, किसके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक को आहूत किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट क्या आहूत, उस संयुक्त अधिवेशन को क्या है, संयुक्त बैठक को क्या है, बुलाते हैं। अब उस संयुक्त बैठक सब जो संसद के सदस्यगण है वो आ गए। अब उस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, कौन पीठासीन अधिकारी होगा उस ज्वाइंट सिटिंग का, बताइए दोस्तों। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, क्वेश्चन ये है। देखिए ए ऑप्शन दिया राज्यसभा के सभापति द्वारा, बी ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा। बताइए तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, आहूत किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गया है। इसका मतलब सी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप ये जान गए कि आहूत बुलाया किसके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा। लेकिन पूछ क्या आ रहा है क्वेश्चन, अध्यक्षता मतलब उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, उस संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, लोकसभा स्पीकर के द्वारा उस ज्वाइंट सिटिंग को क्या है, बुलाया जाता है। क्योंकि अगर आप ये जान गए संयुक्त बैठक का आहूत और बुलाना राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया आहूत किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, लेकिन उस संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन किसके द्वारा किया जाएगा, वह जो लोकसभा के स्पीकर है उनके द्वारा किया जाता है। और यदि लोकसभा स्पीकर अनुपस्थित हैं, मतलब नहीं उपलब्ध हैं, तब जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, जो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और यदि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर भी किन्हीं कारणों की वजह से अनुपस्थित हैं, उपलब्ध नहीं हैं, तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, राज्यसभा के जो वाइस चेयरमैन हैं, उनके द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। और अगर लोकसभा अध्यक्ष उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, तो उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इस छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या है, किया जाता है। तो इस चीज क्लियर हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है। तो धन विधेयक को कहाँ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस का मतलब पहली बार कहाँ उसको आरंभ किया जा सकता है, कहाँ पर लाया जा सकता है सर्वप्रथम, आपको ये मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।
धन विधेयक जो मनी बिल है वो कहाँ पूरा स्थापित किया जाता है। तो कभी कभी हिंदी भी थोड़ा सा जटिल हो जाता है दोस्तों, इसलिए आप इंग्लिश वर्जन भी देख लिया करिए, इसलिए हमने यहाँ पर इंग्लिश शब्द को लिख दिया है, इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, क्योंकि कोई जो मनी बिल होता है उसको कहाँ किस सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सर्वप्रथम। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ए ऑप्शन दिया लोकसभा में, बी ऑप्शन है राज्यसभा में, सी ऑप्शन दिया दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इस ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कह रहा है धन विधेयक जो मनी बिल है वो कहाँ पूरा स्थापित किया जा सकता है, कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इंट्रोड्यूस का मतलब उस बिल को कहाँ पर आरंभ किया जा सकता है, सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया, सर्वप्रथम कहाँ, सर्वप्रथम किस सदन में आरंभ किया जा सकता है, सर्वप्रथम किस सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सर्वप्रथम किस सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मतलब उसको प्रस्तावित किया जा सकता है, उसको पूरा स्थापित किए जा सकता है। बताइए दोस्तों किस सदन में किया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा। लोकसभा जो हाउस ऑफ द पीपुल है, लोकसभा में क्या है मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो मनी बिल को कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। और मनी बिल का उल्लेख कहाँ किया गया दोस्तों, तो जो मनी बिल होता है, जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक कहाँ पर है बताइए। धन विधेयक का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। किस बिल को मनी बिल कहेंगे उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। कोई बिल है वह मनी बिल है, ये बताइए दोस्तों, ये बिल है, इस बिल को मनी बिल किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाएगा, इस बिल को किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाएगा कि यह मनी बिल है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा ही प्रतिपादित किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा, लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं दोस्तों उनके द्वारा यह प्रतिपादित किया जाता है कि यह जो बिल है वह मनी बिल है, वह धन विधेयक है। ठीक है, ये चीज मालूम होनी चाहिए। अब मनी बिल को जब लोकसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा मनी बिल को पारित करने के बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा। है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और राज्यसभा क्या है, वहां पर वह पुनः पारित करने के बाद उसको पुनः लोकसभा में भेज देती है और इस तरीके से मनी बिल क्या है, संसद के द्वारा पारित हो जाता है। फिर मनी बिल जो है कहाँ जाता है, मनी बिल राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है। तो मनी बिल राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देंगे तो वह पूरी तरीके से उसमें जो प्रावधान किया गया था धन के विनियोग का वो पूरी तरीके से लागू हो जाता है। और अगर अनुमति नहीं देंगे तो मनी बिल वहीं पर क्या है, समाप्त हो सकता है, अनुमति रोक भी सकती है, ये चीजें। लेकिन मनी बिल को राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। धन विधेयक को राष्ट्रपति जी अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं, लेकिन मनी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता। ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब धन विधेयक कहाँ पूरा स्थापित, कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इसको सर्वप्रथम लोकसभा में भी आरंभ किया जा सकता है। लोकसभा में पारित करने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा एक निश्चित अवधि के भीतर पुनः उसको क्या है, लोकसभा को लौटा देना होता है। अगर राज्यसभा उस निश्चित अवधि के भीतर नहीं लौटाती है, वह निश्चित अवधि क्या है दोस्तों, 14 दिन ही आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा जो है, राज्यसभा को 14 दिन के भीतर लौटाना होता है। राज्यसभा को 14 दिन के भीतर, राज्यसभा को 14 दिन के भीतर धन विधेयक लोकसभा को लौटाना होता है। लोकसभा को लौटाना होता है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो जब लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया जाएगा धन विधेयक को तो वह राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक को पारित करके लोकसभा को लौटा देगी। और अगर ऐसा नहीं करती है, राज्यसभा 14 दिन के भीतर नहीं लौटाती है, तो यह माना जाता है कि धन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो गया है और वह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए चला जाता है।
तो राज्यसभा को धन विधेयक के संदर्भ में बहुत कम शक्तियां मिली हुई हैं। पूरा पावर किसको मिला हुआ? लोकसभा। लोकसभा क्या है? एक मामले में अगर देखा जाए मनी बिल जब के संदर्भ में लोकसभा सर्वशक्तिमान है, ठीक है। लोक राज्यसभा के पास 14 दिन तक खाली है कि वो धन विधेयक को 14 दिन अपने पास रोक सकती है। अगर 14 दिन के भीतर लोकसभा को उसको पारित करके भेजना होता है, और अगर 14 दिन के भीतर राज्यसभा नहीं पारित कर देती है या नहीं पारित करती है, तब भी यह माना जाता है कि राज्यसभा ने पारित कर दिया है और राष्ट्रपति के द्वारा उस पर क्या स्वीकृति बाद में दे दी जाती है। ये चीजें मालूम होना चाहिए। तो जो मनी बिल होता है उसके संदर्भ में लोकसभा के पास बहुत अधिक शक्तियां हैं, ठीक है। ये चीजें तो धन विधेयक कहाँ पूरा स्थापित किया जाता है? वह लोकसभा में किया जाता है। ये चीज ऑप्शन क्लियर हो जाना चाहिए होगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रोविजंस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया। ये चीज मालूम होनी चाहिए। राज्यसभा आप जानते हैं संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये चीजें, और संसद कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये चीज आप देख लीजिए दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगर आप पिछला क्वेश्चन ध्यान से सुने होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे लेंगे, हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ही मैं इस क्वेश्चन का आंसर लगभग मैं बता चुका हूँ। देखिए आपको याद होगा तो आप बताइएगा कमेंट में। कमेंट में जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं, कितना करेक्ट किए हैं। इस सेशन में लगभग 10 क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, और इस 10 में आपने कितना मतलब सही किया है बताइएगा आप, हैं। और अगर ये पिछला क्वेश्चन आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे क्या है। चलिए देखा जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? राज्यसभा में जब मनी बिल चला जाता है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो लोकसभा में मनी बिल आता है, पहली बार इंट्रोड्यूस कहाँ होगा? लोकसभा में होगा। लोकसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित करने के बाद राज्यसभा में जाता है। तो राज्यसभा में जिस दिन गया उस दिन से लेकर 14 दिन के भीतर क्या है? पारित करके क्या है? भेजना पड़ता है, ठीक है। तभी वो चीजें, अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिन। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? बी। क्या हो गया? 14 दिनों के अंदर। तो राज्यसभा में जब धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो क्या होता है? 14 दिनों के अंदर उनको वापस करना होता है। और अगर वापस नहीं करते हैं तभी माना जाता है राज्यसभा ने उस विधेयक को पारित कर दिया है। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिनों के अंदर। तो ये आपको फैक्ट है, मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम होगा तो आपको गेस करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। गेस आप नहीं करिएगा, 14 दिनों के अंदर होता है। ये चीज आप कंफर्म हो जाइएगा, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सर्वप्रथम कब हुई थी? सर्वप्रथम कब हुई ये बताइए। जो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब हुई थी ये चीजें आपको बताना है। बताइए दोस्तों कब हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक 1960 के संबंध में, हिंदू कोड विधेयक 1950 के संबंध में, बैंक सेवा आयोग निरसन 1977 विधेयक के संबंध में, ठीक है। यहाँ पर विधेयक सब पहले रहना चाहिए। बैंक सेवा आयोग विधेयक जो है 1977 के संबंध में, और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 के संबंध में। बताइए इस ABCD में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आप दोस्तों जान गए होंगे। संयुक्त बैठक का प्रोविजंस कहाँ दिया गया है? आपको याद भी हो गया होगा। बताइए संयुक्त बैठक का प्रोविजंस कहाँ किया गया है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 है वहां पर किया गया है। और संयुक्त बैठक के लिए क्या परिस्थितियां होती हैं वे आपको याद ही होगा। अभी इसी में पीछे वाले 2-3 क्वेश्चन पहले बताया है आपने कि संयुक्त बैठक का प्रोविजन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। अब संयुक्त बैठक जब संसद में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है किसी बिल को लेकर, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा उस विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए, उस विधेयक को पारित करने के लिए आगे कार्रवाई हो, उसके लिए क्या है? संयुक्त बैठक के अधिवेशित होने की तिथि निर्धारित की जाती है। और उस तिथि को क्या है? संसद के जो लोकसभा राज्यसभा के सदन के जो सदस्य होते हैं उपस्थित होते हैं, और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा वह विधेयक पारित हो जाता है, और माना जाता है कि वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो गया है। ऐसा प्रक्रिया है।
तो वही कह रहा है दोस्तों यहाँ पर, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सर्वप्रथम कब हुई, फर्स्ट टाइम कब हुई, ज्वाइंट सिटिंग कब हुआ, अनुच्छेद 108 के तहत। तो यहाँ पर देखेंगे दहेज उन्मूलन विधेयक 1960 दिया है, हिंदू कोड विधेयक 1950 के संबंध में, बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977 के संबंध में, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 के संबंध में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दहेज उन्मूलन विधेयक 1960 के संबंध में। तो यहाँ पर जो दहेज प्रतिषेध विधेयक था 1960 के संबंध में, देखिए दहेज उन्मूलन विधेयक 1960 में लाया जाता है और सदनों में ये पारित नहीं हो पाता, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति जी के द्वारा 6 मई 1961 को, देखेंगे 6 मई 1961 को 6 मई 1961 को संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। क्या है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ठीक है। 6 मई 1961 को क्या है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उस संयुक्त बैठक में क्या है, वहां पर विधेयक पर विचार विमर्श चलता है, उस विधेयक को फिर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित कर लिया जाता है। फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद पूरे देश में क्या है, ये चीजें लागू हो जाता है कि दहेज उन्मूलन विधेयक 1960 कि दहेज का जो दहेज लेना देना ये सब जो है उसको पूरी तरीके से क्या भारत में समाप्त किया जाए। तो ये प्रोविजंस था। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सर्वप्रथम कब हुई थी, तो यह हुआ था दहेज उन्मूलन विधेयक 1960 के संबंध में। और अगर आपको बता दें तो अभी तक भारतीय संसद के द्वारा अनुच्छेद 108 का उपयोग, राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुच्छेद 108 का उपयोग 3 बार केवल अभी तक किया गया है। संयुक्त बैठक का आयोजन 3 बार हुआ है। एक तो आपका दहेज उन्मूलन विधेयक 1960 के संबंध में फर्स्ट टाइम हुआ था, दूसरी बार हुआ था बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977 के संबंध में, और तीसरी बार हुआ था आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 के संबंध में। तो भारतीय इतिहास में अगर बात किया जाए, भारत के जो राजनीतिक इतिहास है, राष्ट्रपति के द्वारा अभी तक जो है केवल 3 बार जो है, जब से भारत का संविधान लागू हुआ है अभी तक केवल 3 बार क्या है संयुक्त बैठक का प्रोविजंस मतलब अनुच्छेद 108 का उपयोग किया गया। राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई गई है। सर्वप्रथम पहली बार बुलाया गया था दहेज उन्मूलन विधेयक 1960 के संबंध में, दूसरी बार बुलाया गया बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977 के संबंध में, तीसरी बार बुलाया गया आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 के संबंध में। उसके बाद वह विधेयक क्या है संयुक्त बैठक में पारित हो जाता है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए साथ में। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पढ़िए बताइए आप आंसर इसका। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। यहाँ पर एक शब्द छूट गया है लग रहा है, कानून बना सकती है, ठीक है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो संसद को कब यह राइट है कि वह कानून बना सके राज्य सूची के विषय। जैसे आप जानते हैं राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को, राज्य विधानमंडल को है। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, संघ सरकार भारत सरकार को है। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य विधानमंडल और संसद दोनों को है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और जो राज्य सूची, समवर्ती सूची और जो संघ सूची का उल्लेख कहाँ किया गया, तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं। तो उस 12 अनुसूचियों में जो 7वें नंबर की अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का उल्लेख किया गया है। तो हमारा प्रश्न ये है कि राज्य संसद क्या, पार्लियामेंट राज्य सूची जो स्टेट लिस्ट है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। किन परिस्थितियों में बना सकती है, कब बना सकती है। देखिए ए ऑप्शन दिया राष्ट्रपति की इच्छा से, बी ऑप्शन है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, सी ऑप्शन है संबंधित राज्य विधानमंडल से पूछकर, डी ऑप्शन है किसी भी परिस्थिति में। अब किसी भी परिस्थिति में बताइए, अब इस ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देखिए किसी भी परिस्थिति में, इसका मतलब परिस्थिति सामान्य परिस्थिति भी हो सकती है, कोई विषम परिस्थिति भी हो सकती है। अब परिस्थिति को तो डिफाइन इसने किया नहीं है, सिचुएशन अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। संबंधित राज्य विधानमंडल से पूछकर, अब पार्लियामेंट है
देख रहे हैं, केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगर आप गेस करेंगे तब भी आप सी ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, प्रेजेंट ऑफ माइंड आप लगाएंगे तभी सी ऑप्शन पे तो आप नहीं जाएंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, ये बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन हो जाएगा। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, यदि जो राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो राज्यसभा अगर ऐसा संकल्प पारित करती है, तब संसद जो है राज्य सूची के विषय पे क्या है, कानून बना सकती है। ये आपको बताया दोस्तों, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 क्या कहता है? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 कहता है, यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव, ऐसा संकल्प पारित कर देती है कि संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बनाए, तब संसद को यह अधिकार मिल जाता है। ये चीजें मालूम होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की, राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत है, कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं। बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। क्या पारित कर दे दोस्तों? कोई संकल्प प्रस्ताव क्या है, पारित कर दे। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, तब संसद क्या है, राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने के लिए अधिकृत हो जाता है। तो संसद क्या है, राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय पे क्या है, कानून बना सकती है। संसद क्या है, राज्य सूची के विषय पे क्या है, कानून बना सकती है। इस चीज समझ में। यदि संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, अथॉराइज कर सकती है पार्लियामेंट को, किन परिस्थितियों में, कि राज्यसभा जो है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। तो वही चीजें कहा गया है, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो अनुच्छेद 249 की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यसभा के द्वारा संसद को जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो या 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। ये चीजें हैं। और देखिए, राज्यसभा संकल्प पारित कर रही है, ठीक है, और संसद को और भी अधिकार है कि वह बिना राज्यसभा की सहमति के भी कानून बना सकती है। अब देखिए कि वो क्या परिस्थितियां हैं। तो वो परिस्थितियों की अगर बात किया जाए, देखिए, जब आपातकाल लागू होता है, जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल लागू है, इमरजेंसी लागू है, तो संसद क्या है, संसद किसी भी विषय पे कानून बना सकती है। संघ सूची हो, संघ सूची तो पहले से भी बनाती है, राज्य सूची के विषय पे राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र को अपने अंतर्गत ले सकती हैं। तो ये चीज है जो आपातकाल लागू है। ये आप देखेंगे, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 252 है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसा प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजते हैं कि हमारे लिए आप राज्य सूची के विषय पे कानून बनाइए, तो उन राज्यों के लिए उनसे संबंधित जो राज्य सूची के विषय उस पर कानून बना सकती है। तो ये अनुच्छेद 252 भी, ये अगर 2 या 2 से अधिक राज्य कहते हैं कि आप कानून बनाइए संसद को, तो संसद ऐसा कानून बना देगी। और अनुच्छेद 253 के तहत भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी मंच पर, किसी सम्मेलन में कोई प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, तो उस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कोई कमिटमेंट भारत सरकार के द्वारा दिया गया। अनुच्छेद 253 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 253 कहता है कि भारत सरकार के द्वारा कोई प्रतिबद्धता, कोई कमिटमेंट किया गया है, प्रतिबद्धता, कोई वादा किया गया है, प्रतिबद्धता, कोई वादा किया गया कि हम ये चीजें करेंगे।
है। अनुच्छेद 253 क्या भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी सम्मेलन में किसी संगठन के समक्ष है भारत सरकार जो है कोई प्रतिबद्धता की है, कोई वादा किया है कि हम ये चीजें करेंगे, अपने देश में लागू करेंगे, तो उस चीज को लागू करने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो संसद भारत सरकार के राष्ट्र सूची के विषय पे कानून बना सकेगी। अगर भारत सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कोई प्रतिबद्धता व्यक्त किया गया है कि भारत जलवायु परिवर्तन को समाप्त करने के लिए है अपने देश में इस प्रकार का कानून लागू करेगा, तो उसको लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये अनुच्छेद 253 संसद को यह अधिकार देता है। और अनुच्छेद 252 यदि 2 या 2 से अधिक राज्य कहते हैं कि हमारे लिए आप कानून बनाइए राज्य सूची के विषय पे, तो संसद बना देगी। और अनुच्छेद 249 क्या है, यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है कि संसद क्या करे राज्य सूची के विषय पे कानून बनाए, तब भी बना सकती है। तो कई परिस्थितियां हैं जब संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। और एक परिस्थिति और जब आपातकाल लागू है, जो अनुच्छेद 352 लागू है जब तब भी क्या है आपातकाल के समय में भी क्या है संसद क्या है कानून बना सकती है। आपातकाल जब लागू है, ठीक है, ये चीज आपातकाल, जब आपातकाल लागू है, जब अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में क्या आपातकाल जो इमरजेंसी की बात की गई है तब भी क्या है संसद कानून बना सकती है। तो ये चीज आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 352 में यदि 2 या 2 से अधिक राज्य यह कहते हैं कि आप हमारे लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाइए, संसद बना देगी। अनुच्छेद 253 यदि भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर कोई सम्मेलन किसी संगठन में कोई प्रतिबद्धता कोई वादा व्यक्त किया गया है कि भारत सरकार ये चीजें करेगा, तो उसको पूरा करने के लिए उस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए उससे संबंधित कानून बनाने के लिए अगर राज्य सूची के विषय पे कानून बनाना है तो बना सकती है। फिर अनुच्छेद 249 अगर राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय पे क्या कानून बना सकती है। जब आपातकाल लागू होता है भारत में तभी क्या है संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वह राज्य सूची के विषय पे क्या है कानून बना ले। तो संसद को कई जगह से पावर मिलता है, भारत सरकार को कई जगह से पावर मिलता है कि वह राज्य सूची के विषय पे क्या है कानून का निर्माण करे। ठीक है, ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए है। अगर देखिए मान ली राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है या मान ली वित्तीय आपातकाल है, अभी देखेंगे भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ, ये आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए। भारतीय जो संवैधानिक इतिहास है उसमें अभी तक कभी भी जो है आपातकाल जो अनुच्छेद 360 का उपयोग कभी भी अभी भारत में उपयोग नहीं हुआ। तो भारतीय संवैधानिक इतिहास में वित्तीय आपातकाल जो है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है, 360 में किया गया है, अनुच्छेद 360 में किया गया वित्तीय आपातकाल का, वे अभी तक कभी भी भारत में लागू नहीं हुआ है। तो अनुच्छेद 352 आपातकाल लागू हुआ है, अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो भी कई बार लागू हुआ है, ये चीज मालूम होनी चाहिए। तो जब आपातकाल लागू होगा अनुच्छेद 352 के तहत तब भी संसद क्या है राज्य सूची के विषय पे क्या कानून बना सकती है। तो ये चीज आपको इतना मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो 10वें क्वेश्चन को जो आंसर था संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून कब बना सकती है, तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो वह कानून बना सकती है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि राष्ट्रपति की इच्छा से ऐसा नहीं है, किसी की इच्छा से शासन नहीं चलता है, संविधान के अनुसार शासन चलेगा। संविधान में जो प्रोविजंस दिए गए, संविधान में जो उपबंध है उसके आधार पर ही देश का शासन प्रशासन चलता है। कोई कानून का निर्माण संसद के द्वारा कोई कानून का निर्माण संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आप यहाँ पर गेस से भी इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे आप संबंधित राज्य विधानमंडल से पूछकर। तो आप इतना अगर संविधान पढ़े हैं, राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़े हैं तो इतना आपको बेसिक आइडिया होगा कि संसद के द्वारा कभी पूछा वैसा स्पेशली नहीं आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। तो यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में लिख दिया था ये है, इस तरीके से है। अगर यहाँ आपातकाल लिखा होता तो डी ऑप्शन सही हो जाता, तो यहाँ पर बी भी सही हो जाता है, डी भी सही हो जाता है, 2 ऑप्शन तब सही हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा होता आपातकाल के समय में, तब यहाँ पर बी ऑप्शन भी सही हो जाता और डी ऑप्शन भी सही होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है किसी भी परिस्थिति में, तो सामान्य परिस्थिति में तो संसद नहीं बनाएगी कानून, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती हैं। तो इस चारों ऑप्शन में जो बेस्ट आंसर है बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब क्या है संसद क्या राज्य सूची के विषय पे क्या है कानून बना सकती है।
संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, तो सही ऑप्शन क्या हो गया? बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने यह देख लिया कि अनुच्छेद 252 के तहत यदि 2 या 2 से अधिक राज्य यह सहमति जताते हैं कि संसद हमारे लिए कानून निर्माण करे राज्य सूची के विषय पे, तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पे कानून निर्मित कर सकती है। अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत सरकार के द्वारा जो प्रतिबद्धता, जो वादा किया गया है, जो करार किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय जो करार है, उसको जो है लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पे क्या है? कानून का निर्माण कर सकती है। और जो अनुच्छेद 249 राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो संसद क्या है? राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने के लिए अधिकृत हो जाएगी। और संसद के द्वारा क्या है? आपातकाल के समय क्या है? राज्य सूची के विषय पे कानून बनाया जा सकता है। तो ये सब परिस्थितियां हैं अनुच्छेद 252 के तहत, अनुच्छेद 253 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत और जो अनुच्छेद 352 के तहत। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों। जो 10वां क्वेश्चन दिया था, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि राज्य विधानसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, तो बेस्ट आंसर क्या है? ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित किस अनुच्छेद के तहत करती है? तो अनुच्छेद 249 के तहत करती है। राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने के लिए क्या है? अधिकृत हो जाती है। तो ये चीज आप यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, और यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इस सेशन में लगभग 10 क्वेश्चन लेकर आए हुए थे, और इस 10 क्वेश्चन से जो संबंधित जो प्रोविजंस थे उनको भी हम लोगों ने देखा विस्तार से, हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो आप इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे तभी आप इसको करने की बेहतर स्थिति में होंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए टॉपिक में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।